गया, किस तरह और किसने बनाया, भारत के साथ होने वाले दरियाओं की तकसीम वाले सिंतास मुआहदे से इसका क्या ताल्लुक था, ये सब हम आपको तरबेला डैम की पहली किस्त में दिखा चुके हैं। अब हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पहले हिस्से में ख़त्म की थी, यानी 1974 में जब डैम को पहली बार पानी से भरना शुरू किया गया तो क्या मसाइल दरपेश आए। नंबर 1, टनल नंबर 3 के आउटपुट चैम्बर को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह वेल्डिंग का नुक्स था। इस मसले को कंक्रीट भरकर और लाइनिंग प्लेट्स को मजीद मजबूत करके हल कर लिया गया था। दूसरा मसला ये दरपेश आया कि टनल 1 और 2 दोनों मुतासिर हुई। खास तौर पर टनल 2 का तो कुछ हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये नुकसान इन सुरंगों की इनटेक गेट्स, यानी जहां से पानी अंदर दाखिल होता था, इन गेट्स के खोलने और बंद करने के निज़ाम में खराबी की वजह से हुआ। लेकिन दिन रात एक करके इंजीनियर्स ने इसको 1975 के मौसम गर्मा आने से पहले मुरम्मत कर दिया ताकि डैम पानी स्टोर कर सके। तीसरा मसला दरपेश जो आया वो ये था कि जब टनल्स को नुकसान पहुंचने की वजह से डैम मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया गया तो खाली होने पर डैम की मेन दीवार में छोटे बड़े गड्ढे नमूदार हो गए। ये गड्ढे सैकड़ों की तादाद में थे। इस मसले की वजह इंजीनियर्स के मुताबिक उस मटेरियल की मूवमेंट थी जो डैम की बैरूनी दीवार के ऊपर वाली तह बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी वो अपनी जगह सही तरह बैठा ही नहीं था, बाज़ जगहों से सिरक गया था। तहकीक के बाद पता चला कि डैम की दीवार की कोर और बुनियाद मजबूती से कायम है और ये नुकसान सिर्फ बैरूनी तह ही को पहुंचा है। इन गढ़ों को भी 1975 के मौसम गर्मा से पहले हंगामी बुनियादों पर भर दिया गया और इस काम के लिए कश्तियों और पेशावर गोताखोर कंपनीज की मदद भी ली गई। ये सब नुकसानात तो डैम को पहली दफ़ा भरने के बाद 1974 में ही हुए थे, लेकिन 1975 के अगस्त के महीने में टनल नंबर 3 का फर्श और स्टीलिंग बेसन, यानी वो हमवार सतह जिस पर पानी टनल से इखराज के बाद बहता हुआ जाता है, उसको भी नुकसान पहुंचा। टनल की तह में 70 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया था और स्टीलिंग बेसन की दीवार को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इस सुरंग का फर्श और तबाहशुदा दीवार दोनों दोबारा तामीर कर दी गई और इस मसले का हल कर लिया गया। 1976 में एक बार फिर टनल नंबर 3 की स्टीलिंग बेसन में से कंक्रीट की प्लेट्स उखड़ गई। एक बार फिर इनको मुरम्मत किया गया, लेकिन अब वापडा जो कि पाकिस्तान की तरफ से इस प्रोजेक्ट की अथॉरिटी थी, उसने स्टीलिंग बेसन के डिज़ाइन पर खदशात का इजहार कर दिया और टनल नंबर 4 के बेसन में भी किसी मुमकिना नुकसान के पेश नज़र तब्दीली कर दी। ये तब्दीली 1981 अप्रैल से 1983 जून तक की गई। 1975 और 1976 में भी डैम की बैरूनी तह में कुछ गड्ढे नमूदार हुए जो कि मुरम्मत कर दिए गए, बल्कि इन गड्ढों की मॉनिटरिंग के लिए एक मुस्तकिल सिस्टम बना लिया गया था और हर वक्त इन पर नज़र रखी जाती थी कि कहीं मेन डैम को कोई नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन इन गड्ढों को इंजीनियर्स मुतफ़क्का तौर पर बेज़रर करार दे चुके थे, इसलिए ज़्यादा फिक्रमंदी की बात नहीं थी। ये तमाम मसाइल और दूसरे कई चैलेंजेस भी इस मेगा प्रोजेक्ट में पेश आते रहे और इनको हल भी किया जाता रहा, लेकिन इन तमाम नुकसानात की वजह से डैम की लागत में $500 मिलियन तो सिर्फ मुरम्मत की लागत में लग गए और डैम को देर से मुकम्मल वर्किंग हालत में आने की वजह से मुआशी तौर पर जो नुकसान हुआ वो अलग है। तरबेला का ये मुरम्मत वाला सिलसिला कमोबेश 10 साल तक चला और कंट्रैक्टर्स ने 1984 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर वापडा के हैंड ओवर किया, लेकिन तरबेला के सम्राट 1976 और 77 ही से आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मुरम्मत के दौरान भी ये डैम बिजली और पानी दोनों मुहैया कर रहा था। डैम को नुकसान पहुंचने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से भी डिस्प्यूट हो गया था, क्योंकि कंपनी क्लेम अदा नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि डैम की मुरम्मत हंगामी तौर पर करने की ज़रूरत थी और फंड्स की भी कमी थी, इसलिए कंट्रैक्टर्स और पाकिस्तान ने $100 मिलियन के पूरे क्लेम के बजाय इंश्योरेंस डिस्प्यूट सेटलमेंट के नतीजे में सिर्फ $16 मिलियन पर इत्तेफाक किया, $16 मिलियन। इस बड़े क्लेम के अलावा छोटे मोटे और क्लेम भी अदा किए गए थे।
अब समझते हैं पावर जनरेशन को। तरबेला के इब्तदाई डिजाइन के मुताबिक इसने कुल 2100 मेगावाट बिजली पैदा करना थी, यानी टनल नंबर 1, 2 और 3 में से हर एक पर 175 मेगावाट की 4 टरबाइन्स मरहलावार नस्ब होना थी। लेकिन 1992 और 93 में तीसरी टनल पर 175 के बजाय 432 मेगावाट की 4 टरबाइन्स लगाई गई, जिससे इस डैम की बिजली की पैदावार 3478 मेगावाट हो गई है। लेकिन मार्च 2018 में इस डैम पर पावर जनरेशन का एक और तोसी मंसूबा 26 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है, जिसके तहत चौथी टनल पर, जो कि इब्तदाई तौर पर पावर जनरेशन ही के लिए बनाई गई थी, 470 मेगावाट की 3 टरबाइन्स नस्ब की गई हैं, यानी कुल 1410 मेगावाट। इस हालिया इजाफे के बाद इस डैम की हाइडल बिजली की कुल पैदावार 4888 मेगावाट हो गई है। तरबेला की 5वीं टनल पर भी 470 मेगावाट के 3 मजीद टरबाइन से मजीद 1410 मेगावाट बिजली की पैदावार का मंसूबा बन चुका है और इस पर काम भी जल्द ही शुरू होने की तवक्को है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस डैम की बिजली की पैदावार 6298 मेगावाट हो जाएगी। ये डैम पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और सोने की कान है, कुदरत का इनाम है, और इसके बगैर आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा होता, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम वो चंद फ़वाइद जो इस डैम की वजह से पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। पहला बेनिफिट है, फ़ायदा है एग्रीकल्चर। ज़राअत को अनगिनत फ़वाइद आबपाशी की मद में इसी डैम से हासिल हुए। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा हुआ और ट्यूबवेल्स के ज़रिए आबपाशी भी आसान हो गई। लाखों एकड़ इजाफी रकबा न सिर्फ सैराब होना शुरू हो गया, बल्कि जो रकबा पहले से ज़ेरे काश्त था उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ। अपनी पानी ज़ख़ीरा करने की कुल सलाहियत 11.1 मिलियन एकड़ फीट का 2/3 तो ये डैम मशरकी दरियाओं से सैराब होने वाले इलाकों को सैराब होने में इस्तेमाल करता है और बाकी से दरिया सिंध से निकलने वाली नहरों में पानी के बहाव में इजाफा होता है। तरबेला और मंगला दोनों डैम्स ने ख़ास तौर पर रबी यानी सर्दियों की फसल के लिए पानी को मुहैया करके पाकिस्तान की ज़राअत में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि डैम बनने से पहले दरियाओं में पानी के बहाव की कमी की वजह से सर्दी की फसल के लिए पानी ना होने के बराबर होता था। दूसरा फ़ायदा है सस्ती बिजली की पैदावार। पाकिस्तान की कुल बिजली की डिमांड तकरीबन 25,000 मेगावाट होती है और ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी 22,000 मेगावाट है। इसमें से तकरीबन 20% बिजली तरबेला से पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम में शामिल हो रही है, यानी पाकिस्तान की बिजली की कुल डिमांड का 5वां हिस्सा, और वो भी इंतहाई सस्ते दामों, क्योंकि ये पानी के बहाव से पैदा हो रही है, ना कि ऑयल या गैस से। और तरबेला की बिजली पानी की कुल हाइडल यानी पानी से पैदा होने वाली बिजली की सलाहियत का तकरीबन निस्फ है। मज़े की बात यह है कि इस डैम के बनाते वक्त बिजली की पैदावार पर ज़्यादा ध्यान नहीं था और ना ही इसकी तवक्को थी, लेकिन अपनी तकमील की पहली दहाई के बाद इसके फ़वाइद का 75% बिजली ही की मद में था और 25% ज़राअत की मद में। हालांकि तवक्कुआत इसके बिल्कुल उलट थी। इसकी बड़ी वजह उस दौर में तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा था, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार के लिए तेल की दरामद में होने वाला फ़ायदा तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा निकला। किसी प्रोजेक्ट का मुकम्मल फ़ायदा चेक करने का बेहतरीन मुआशी क्राइटेरिया है इसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न। इससे मुराद ये है कि कोई प्रोजेक्ट अपनी कुल लागत का कितने फ़ीसद हर साल वापस फ़वाइद की सूरत में लौटा रहा है। इस कसौटी पर अगर तरबेला को परखा जाए तो 1986 में बनने वाली वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट के मुताबिक ERR यानी इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न 12.5% था, यानी सिर्फ 8 साल में पैसे पूरे हो गए। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि तरबेला के बारे में पहले भी माहिरीन का अंदाज़ा 9 से 13% तक के इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न ही का था। तीसरा बड़ा फ़ायदा है प्रोजेक्ट की लाइफ। तरबेला डैम की कुल लाइफ का अंदाज़ा 50 साल का था,
کیونکہ ڈیم کی تہہ میں رفتہ رفتہ مٹی، گارا اور ریت جمع ہو جانے سے نہ صرف اس کے پانی سٹور کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے بلکہ بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اب تک تقریباً 35% کمی آ چکی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ تربیلا میں ریت اور گارا جمع ہونے کی رفتار توقع سے کم ہے اور بعض دوسری تدابیر بھی وابڈا کی طرف سے اختیار کی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے اب اس کی لائف 85 ایئر تک متوقع ہے، 85 سال تک۔ اور جب تک اس کے ٹنلز کے دہانے کلیئر ہیں، اس میں بجلی بنانے کی صلاحیت بھی باقی رہے گی۔ ان ٹنلز کے دہانوں کو نسبتاً اونچا کر کے بھی بجلی کی پیداوار مزید کئی سال تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ وابڈا ان تمام تدابیر پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 200 فٹ اونچا یہ گارے اور ریت کا پہاڑ ڈیم سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس ڈیم کے بے پناہ فوائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 1 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، جن کو اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر دوسری جگہوں پر آباد ہونا پڑا۔ ان میں ہزارہ، مانسہرہ، سوابی اور سوات کی تحصیل علی پور کے 10,000 خاندان شامل تھے۔ انہوں نے ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اپنی زمینوں اور گھروں کو چھوڑ کر نئی جگہ جا کر آباد ہونا قبول کیا۔ یقیناً ہم سب پاکستانی آج بھی ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی اس عظیم قربانی کی قدر کرتے ہیں۔ جن دوست ممالک نے تربیلا ڈیم کی تعمیر کے لیے مالی اور تکنیکی مدد فراہم کی، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا قومی فرض ہے۔ آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، امریکہ، کینیڈا، اٹلی، نیوزی لینڈ، کویت، ابوظہبی اور سعودی عرب نے اس ڈیم کی تعمیر میں مختلف مواقع پر معاونت کی تھی۔ کویت، سعودیہ اور ابوظہبی پہلے تو اس تربیلا ڈیم فنڈ کا حصہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بعد میں جب بجٹ بڑھانا پڑا تو بہت مدد کی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ تربیلا ڈیم فنڈ کا تو حصہ نہیں تھا، لیکن انڈس بیسن ڈیولپمنٹ فنڈ میں ضرور شریک تھا۔ تو دوستو، یہ تھی تربیلا ڈیم کی مکمل کہانی 2 حصوں میں۔ کیسی لگی آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اور دنیا کے چند ایک انتہائی بڑے ڈیمز میں سے ایک میگا پروجیکٹ کی کہانی؟ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان میں اس طرح کے مفید منصوبے مزید نہیں بننا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں